हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने 30 क्वेश्चंस देख लिए थे, 30 क्वेश्चंस देख लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं आज। विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्शन इज यूज्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर? कौन सा कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की तरह यूज किया जाता है? तो ये कौन सा आंसर होगा इसका? डेल्टा स्टार। क्यों डेल्टा स्टार? क्योंकि स्टार साइड हमें न्यूट्रल मिल जाता है। डेल्टा और ये है स्टार, तो स्टार साइड हमें एक न्यूट्रल वायर मिल जाता है। तो ये 3 फेज 4 वायर कनेक्शन हमें दे देता है। एक ये, दो 3 फेज और एक न्यूट्रल। तो 3 फेज 4 वायर कनेक्शन हमें दे देता है, इसीलिए डेल्टा स्टार कनेक्शन। आगे बढ़ते हैं। एक सप्लाई है 200 वोल्ट की, जो कि हमें मिल रही है 600 वोल्ट के सप्लाई से बाय मींस ऑफ 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर और एन ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक। तो द रेशियो ऑफ वेट ऑफ कॉपर कंडक्टर इन ऑटो ट्रांसफार्मर विथ रिस्पेक्ट टू 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इज। तो देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कॉपर का वेट इन ऑटो ट्रांसफार्मर अपॉन कॉपर का वेट इन 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू 1 - के क्या होता है? लो वोल्टेज अपॉन हाई वोल्टेज का रेशियो। लो वोल्टेज है 200, हाई वोल्टेज है 600, ये हो जाएगा 3। तो हमें मिल जाएगा 3 - 1/3, 2/3। तो ये 1.5 टाइम्स जाएगा, 1:1.5। तो आंसर क्या मिल रहा है? ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्टील इज यूज टू मेक द कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर? तो ये सिलिकॉन स्टील है, आप सभी को पता है। सिलिकॉन स्टील कैसा मटेरियल है? सिलिकॉन स्टील एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। इसका हिस्टेरिसिस कोएफिशिएंट होता है 1.6। ये एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। इसका हिस्टेरिसिस कोएफिशिएंट x की वैल्यू होती है 1.6। तो हिस्टेरिसिस लॉस का जो फॉर्मूला है वो होता है ईटा बी मैक्स की पावर x f इंटू वी। तो x है हिस्टेरिसिस कोएफिशिएंट। x की वैल्यू होती है सिलिकॉन स्टील की 1.6। तो हिस्टेरिसिस लॉस का फॉर्मूला क्या बनेगा? ईटा bm की पावर 1.6 फ्रीक्वेंसी इंटू वॉल्यूम। v जो है वो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ कोर, ना कि वोल्टेज। v है वॉल्यूम ऑफ कोर। सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक टेस्ट हमने परफॉर्म किया है 6 kVA 200/400 वोल्ट ट्रांसफार्मर पे, जो 50 हर्ट्ज पे ऑपरेट कर रहा है। और डाटा फॉर नो लोड लो वोल्टेज साइड, ये एक नो लोड टेस्ट है। तो लो वोल्टेज साइड हम परफॉर्म कर रहे हैं। वोल्टेज हमें दिया गया है 200 वोल्ट। नो लोड करंट हमारी दी गई है 0.5 एम्पियर। नो लोड पावर दिया गया है 50 वाट। तो पावर हमें क्या पूछा जा रहा है? मैग्नेटाइजिंग करंट। मैग्नेटाइजिंग करंट हमसे पूछी जा रही है। तो हम जानते हैं कि आई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू IW² प्लस आई म्यू स्क्वायर। तो आई म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? I0² -IW²। यहां से आई नॉट की वैल्यू तो हमें दी गई है 0.5। आई नॉट की वैल्यू कितनी दी गई है? 0.5 का स्क्वायर। आई डब्ल्यू क्या है? तो हम जानते हैं कि P नॉट होता है
आई नॉट V1, सॉरी IW V1, V1 IW बोल दीजिए, V1 IW। तो IW कितना हो जाएगा, P नॉट बाई V1, P नॉट है 50, वोल्टेज है 200, तो हमें मिल जाएगा 0.25 एम्पियर। 0.25 का स्क्वायर, तो हमें मैग्नेटाइजिंग करंट कितनी मिल जाएगी, जो मैग्नेटाइजिंग करंट है हमारी मिलेगी 0.433 एम्पियर। ऑप्शन डी। ये कोर लॉस का फॉर्मूला होता है। ये किसका फॉर्मूला होता है, कोर लॉस का फॉर्मूला होता है। और कोर लॉस कब निकालते हैं हम, नो लोड टेस्ट में। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फेजिंग आउट टेस्ट ऑन अ थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर इज कैरिड आउट टू फाइंड। फेजिंग आउट टेस्ट क्या होता है, फेजिंग आउट टेस्ट किसी भी थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर में परफॉर्म किया जाता है, ये फाइंड आउट करने के लिए कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है क्या वो सेम फेज में है या ऑपोजिट फेज में है, ये चीज हम पता करते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर ओवर कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर। तो इजी मेंटेनेंस नहीं होता। देखिए, यह है शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर को कौन घेर के रखता है, शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में जो वाइंडिंग है वो उसे कौन घेर के रखता है, कोर। ये तो इसका इजी मेंटेनेंस नहीं हो पाता, क्योंकि जो वाइंडिंग है वो चारों तरफ से बंद होती है, और एक तरह से जो कोर है वो भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है स्ट्रक्चर एज कंपेयर टू कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर। ठीक। यह शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर, याद रखिएगा। यह है शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। ठीक। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस का जो करेक्ट एक्सप्रेशन है वो कौन सा है, तो एडी करंट लॉस का जो करेक्ट एक्सप्रेशन है वो है आपका डी। टी है थिकनेस, यहां पे दिया गया है, ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है। टी है आपका थिकनेस, वी है वॉल्यूम ऑफ आर्मेचर कोर, एफ है फ्रीक्वेंसी, बी है मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, और जो के है वो क्या है, हिस्टेरिसिस कोएफिशिएंट। हिस्टेरिसिस कोएफिशिएंट। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे अगर आपसे हिस्टेरिसिस लॉस का फॉर्मूला पूछ ले तो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया हुआ है। आगे, विच टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर यूजेज अ रिंग और डोनट शेप कोर मटेरियल। ये जो कोर मटेरियल है वो इस शेप का हो जाता है, इस शेप का हो जाता है, तो इसे टॉरॉइडल कोर बोला जाता है। इसे बोला जाता है टॉरॉइडल कोर, सर्कुलर कोर एक तरह से बोल दीजिए, इसे टॉरॉइडल कोर बोला जाता है। ये रिंग टाइप का, रिंग शेप का है या डोनट शेप का है, ये तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द सही आंसर। आगे बढ़िए। व्हाट इज द कॉमन टेक्निक यूज्ड टू रिड्यूस द कोर लॉस एंड मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ द करंट। कोर लॉस और मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट को रिड्यूस करने के लिए कौन सी कॉमन टेक्निक है जो अपनाई जाती है, वो है लेमिनेटेड कोर को यूज करना। इसी से तो एडी करंट लॉस कम होता है, एडी करंट लॉस कम होगा तो कोर लॉस कम होगा। लेमिनेशन को यूज करना और शीट्स के बीच इंसुलेशन लगा के रखना। ठीक।
ताकि एडी करंट लॉस कम हो सके। ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। तो अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाने को बोलोगे तो मैं उस पर भी बना दूंगा, आप लोग कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। Which type of losses in a transformer are equal to each other resulting in maximum efficiency of transformer? तो maximum efficiency के लिए आयरन लॉस और कॉपर लॉस बराबर होता है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या पता करने के लिए यूज किया जाता है? फुल लोड कॉपर लॉस। संपनर टेस्ट टेम्परेचर राइज। ओपन सर्किट टेस्ट कोर लॉस। तो 2 3 1 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी। ऑटो ट्रांसफॉर्मर से क्या किया जाता है? which type of work is done by auto transformer? तो एडजस्टमेंट ऑफ वोल्टेज इन आउटपुट साइड। ठीक, जैसे ये वाइंडिंग है हमारी प्राइमरी, ये प्राइमरी वाइंडिंग है, हमने यहां से सेकेंडरी को टैप कर लिया, यहां से हमने सेकेंडरी को टैप कर लिया। तो मान लीजिए यहां पे है 1000 वोल्ट, यहां पे हमें मिल रहा है 200 वोल्ट। तो हम चाहें तो इस टैपिंग को घटा या बढ़ा के इस 200 वोल्ट को घटा या बढ़ा सकते हैं। तो एडजस्टमेंट ऑफ वोल्टेज इन आउटपुट साइड, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक, ऑटो ट्रांसफार्मर एक सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, तो ये एक ही वाइंडिंग है, सेकेंडरी को हमने प्राइमरी में ही टैपिंग करके बनाया हुआ है। ठीक, ऑटो ट्रांसफार्मर का जो कोर है वो छोटा होता है और कोर लॉस भी, कॉपर लॉस भी कम होता है, इसीलिए जो ऑटो ट्रांसफार्मर है वो हाईली एफिशिएंट होते हैं एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर का साइज छोटा होता है और ऑटो ट्रांसफार्मर सस्ते होते हैं टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से, वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा होता है और वेरिएबल आउटपुट हमें मिल सकता है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। एक 2200/1100 वोल्ट 50 हर्ट्ज single phase transformer having a negligible winding resistance operate from a variable frequency supply such that V by F का रेशियो इज कांस्टेंट। कोई भी एक ट्रांसफार्मर है जो वेरिएबल वोल्टेज और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सप्लाई पे ऑपरेट कर रहा है, कुछ इस तरह कि V बाई F का रेशियो क्या हो? कांस्टेंट हो। और जब V बाई F का रेशियो कांस्टेंट हो तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? Which of the following options are correct about the range of frequencies? तो देखिए, जब V बाई F का रेशियो कांस्टेंट होता है तो एडी करंट लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी स्क्वायर के, और हिस्टेरिसिस लॉस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है तो एडी करंट लॉस भी वेरिएबल होगा और हिस्टेरिसिस लॉस भी वेरिएबल होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट रेंजेस ऑफ फ्रीक्वेंसीज? हिस्टेरिसिस लॉस वेरी एंड कांस्टेंट एडी करंट लॉस? नहीं, एडी करंट लॉस भी वेरी करेगा। बोथ हिस्टेरिसिस एंड एडी करंट लॉस वेरीज। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर V बाई एफ का रेशियो कांस्टेंट नहीं है तो एडी करंट लॉस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? अगर V बाई एफ का रेशियो कांस्टेंट नहीं है तो एडी करंट लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज स्क्वायर के। ठीक, और हिस्टेरिसिस लॉस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज परफॉर्म टू डिटरमाइन द फुल लोड कॉपर लॉस? शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। एक सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर रेटेड सप्लाई, एक सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर है जो रेटेड सप्लाई पे परफॉर्म किया जा रहा है, फेड विथ अ रेटेड सप्लाई, ऑपरेट्स एट नो लोड। इफ द कोर ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इज एयर कोर, अगर एयर कोर है तो जो स्टेडी स्टेट मैग्नेटाइजिंग करंट, जो मैग्नेटाइजिंग करंट ड्रॉ करेगा ट्रांसफॉर्मर सप्लाई से,
उसका शेप क्या होगा? तो ये साइनोसोइडल होगा, क्योंकि नॉन लीनियरिटीज एब्सेंट हो जाएंगी ना। फॉर एयर कोर नॉन लीनियरिटीज आर एब्सेंट। अगर एयर कोर की जगह किसी मटेरियल का कोर यूज किया गया होता तो मैग्नेटाइजिंग करंट का शेप क्या हो जाता? पी की, मतलब नॉन लीनियर, नॉन साइनोसोइडल, सॉरी नॉन लीनियर बोल रहा हूं, जो शेप है वो नॉन साइनोसोइडल हो जाता। आगे बढ़े। द रेटिंग ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इज इन केवीए बिकॉज, जो ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग है वो केवीए में रिप्रेजेंट की जाती है। क्यों? क्योंकि जो टोटल लॉस है वो डिपेंड करता है वोल्टेज और करंट पे। कैसे? जो नो लोड लॉस है वो वोल्टेज पे डिपेंड करता है, जो कॉपर लॉस है वो करंट पे डिपेंड करता है। तो वोल्टेज इनटू करंट हमें मिल जाएगा टोटल पावर। अगर ये बड़ी वैल्यू है तो किलो 10⁻³ मल्टीप्लाई कर दीजिए, वोल्टेज और करंट में 10⁻³ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 10⁻³ के। वोल्टेज का यूनिट वोल्ट, करंट की यूनिट एम्पियर, तो ये हो गया केवीए। तो ये हो गया टोटल पावर केवीए में। आगे बढ़ते हैं। When two transformers are in parallel, a transformer with higher tap position will typically have a higher no load voltage than other one with lower tap position causes। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जब किसी भी दो ट्रांसफार्मर को पैरेलल में ऑपरेट किया जाता है तो एक ट्रांसफार्मर जिसका टैपिंग पोजीशन हाई है typically have a higher no load voltage other than one with lower tapping position because a circulating current flows through the parallel connected transformer। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़िए। which of the following happens when the rated DC supply is given to the primary of the transformer? तो the primary will burn। क्या होता है कि ये प्राइमरी है ट्रांसफार्मर की, ये कोर है, यहां से हमें मिल रहा है ट्रांसफार्मर की प्राइमरी, यहां से हमें मिला ट्रांसफार्मर की प्राइमरी, यहां से हमने डीसी सप्लाई दे दिया, डीसी सप्लाई दे दिया वोल्टेज V, यहां से एक करंट फ्लो होना शुरू हुई I। और क्या ये जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं प्राइमरी वाइंडिंग के, ये नंबर ऑफ टर्न्स और ये करंट मिला के हमें एमएमएफ देंगे और एमएमएफ से हमें फ्लक्स मिलेगी। तो यहाँ पे जो फ्लक्स फाई मिलेगी क्या वो टाइम के साथ वेरी कर रही होगी? बताइए। नहीं, क्योंकि जो सप्लाई है वो हमारी डीसी है, तो फ्लक्स भी हमारी क्या होगी? स्टीडी। हमें स्टीडी फ्लक्स मिलेगी। और फ्लक्स हमारी स्टीडी है, जो वाइंडिंग है वो हमारी स्टीडी है, जो वाइंडिंग है वो हमारी रुकी हुई है, और जो फ्लक्स है हमारी वो रुकी हुई है, मतलब समय के साथ नहीं बदल रही। तो नो फैराडेज लॉ। कोई फैराडे का लॉ अप्लाई नहीं होगा, मतलब यहाँ पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो हो जाएगा जीरो। यहाँ पे रेजिस्टेंस मान लीजिए आर है, तो करंट कितना हो जाएगा? V माइनस ई बाई आर, और E की वैल्यू जीरो है तो करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और इतनी ज्यादा करंट वाइंडिंग को डैमेज कर सकती है। दैट्स वाई प्राइमरी वाइंडिंग विल बर्न आउट। ठीक, अगर E की कुछ ना कुछ वैल्यू होती तो करंट कम हो जाती ना, इसीलिए।
According to Indian standard specification for outdoor type distribution transformer, the conservator provided on transformer is, बताइए। जो कंजर्वेटर है वो 50 केवीए या ऊपर के ट्रांसफार्मर पे लगता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़िए। एक 5 केवीए का ट्रांसफार्मर है जिसका आयरन लॉस है 200 वॉट, फुल लोड कॉपर लॉस है 350 वॉट, मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर वुड ऑकर व्हेन द टोटल लॉस इज, तो टोटल लॉस क्या हो जाता है 2 टाइम्स ऑफ आयरन लॉस, तो 2 इंटू 200 हमें मिल जाएगा 400 वॉट। ऑप्शन सी, क्योंकि जो आयरन लॉस है या जो कॉपर लॉस है वो आयरन लॉस के बराबर हो जाता है। तो पी टोटल हमारा, जिसको नहीं समझ में आया वो मैं समझा देता हूं, तो पी टोटल हो जाएगा आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस एट फुल लोड। तो आयरन लॉस तो 200 है, कॉपर लॉस एट फुल लोड भी अब आयरन लॉस के बराबर हो गया, तो 350 नहीं 200 हो जाएगा, तो यह आ गया 400। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द ऑल्ड एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू आउटपुट पावर। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे क्या ऑप्शंस मुझे लगता है गलत दे रखा है। एक मिनट मुझे चेक करने दीजिए। द रेशियो ऑफ, ये होना चाहिए आउटपुट किलोवाट आवर आउटपुट इन 24 आवर्स टू द किलोवाट आवर इनपुट इन 24 आवर्स। ऑल डे एफिशिएंसी इज इक्वल टू किलोवाट आवर आउटपुट एक सेकेंड, आउटपुट इन किलोवाट आवर इनपुट इन किलोवाट आवर, ये होता है फॉर 24 आवर्स। ऑप्शंस में मिसमैच लग रहा है मुझे, ऑप्शन में कुछ गलती है। आगे बढ़ते हैं। द मैग्नेटाइजेशन ब्रांच ऑफ अ इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज ड्रॉन इन डैश विद द सप्लाई। ये आंसर बताइए क्या होगा। आसान है। जो इक्विवेलेंट ये है इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर। ये है सीरीज ब्रांच, ये है शंट ब्रांच, जिसको नो लोड ब्रांच भी कहते हैं। और यही तो पूछा जा रहा है कि जो मैग्नेटाइजेशन ब्रांच है, यहीं से तो नो लोड करंट फ्लो होती है। यहां से चली जाती है आई डब्ल्यू, यहां से चली जाती है आई म्यू। तो जो मैग्नेटाइजेशन करंट है वो शंट वाली ब्रांच से फ्लो हो रही है, यानी जो नो लोड करंट है वो शंट वाली ब्रांच से फ्लो हो रही है। तो पैरेलल ओनली, पैरेलल ओनली इज द राइट आंसर। ठीक, याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भी आप नो लोड टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो नो लोड टेस्ट का जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो किस ब्रांच से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वो सिर्फ शंट ब्रांच से रिप्रेजेंट किया जाता है या पैरेलल ब्रांच से रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन जब आप शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो जो इक्विवेलेंट सर्किट है उसको किस ब्रांच से रिप्रेजेंट किया जाता है,
तो उसको सीरीज ब्रांच से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये चीज याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। The efficiency of a large transformer under full load condition is found by conducting which of the following test? Sumpner test। Sumpner test को और किस नाम से जाना जाता है? बैक टू बैक टेस्ट के नाम से जाना जाता है। आगे, द इंसुलेटिंग ऑयल इन अ ट्रांसफार्मर इज ऑब्टेन्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कौन सा? क्रूड पेट्रोलियम। क्रूड पेट्रोलियम, ये मैंने आपको बताया हुआ है। और ट्रांसफार्मर ऑयल की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होती हैं? लो विस्कोसिटी, विस्कोसिटी कम होनी चाहिए, लो विस्कोसिटी, फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, लो पोर पॉइंट, हाई फ्लैश पॉइंट और हाई डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ये जो पॉइंट्स हैं वो याद रख लीजिएगा। किसी एक पॉइंट पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बना दूं, एक शॉर्ट वीडियो, लो विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है, लो पोर पॉइंट, हाई फ्लैश पॉइंट का मतलब क्या होता है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और फॉल्स विथ रिगार्डिंग टू द शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर? तो शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर के रेस्पेक्ट में जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी इज मोर, तो बिल्कुल सही है कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है वो एक ही लिंब पे लगाई जाती है। तो एक वाइंडिंग की जो फ्लक्स है वो अगर लीक भी करती है तो वो जाके सेकेंडरी से ही लिंक करेगी, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग एक ही लिंब पे लगे हुए हैं। और प्राइमरी से जो फ्लक्स है वो लीक करके कहाँ जाएगी? दूसरे वाइंडिंग को ही लिंक करेगी। तो फाइनली जो प्राइमरी की फ्लक्स है वो सेकेंडरी में ही जा रही है, तो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी बढ़ जाती है लीकेज फ्लक्स कम होने के कारण। द मेन डिसएडवांटेज इज द शेल टाइप ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस आसान नहीं होता, ये भी बिल्कुल सही है। द लॉसेस आर हाई, नहीं, लॉसेस कम होते हैं। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा, ये गलत है ना, फॉल्स है। तो ओनली थ्री इज फॉल्स। आगे बढ़ते हैं। एक 2 kVA 200 वोल्ट/100 वोल्ट 400 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर इज डिजायर्ड टू बी यूज्ड एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। इतना रेटिंग का ट्रांसफार्मर है जो कि हम 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे यूज करने वाले हैं। सो व्हाट विल बी द वोल्टेज रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर एट रिड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी इफ द फ्लक्स डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट? तो हम जानते हैं कि फ्लक्स डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? 400 हर्ट्ज का ट्रांसफार्मर है, हम 50 हर्ट्ज पे यूज करने वाले हैं इसको। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F होता है, हाँ, इस फॉर्मूले से आ जाएगा। तो V2/V1 इज इक्वल टू F2/F1। पहले हमारा वोल्टेज कितना था? प्राइमरी वोल्टेज था 200, 200 वोल्ट की सप्लाई दिए थे ना। कितनी फ्रीक्वेंसी थी? 400। बाद में हम इसे किस पे ऑपरेट कर रहे हैं? 50 हर्ट्ज पे। तो वोल्टेज रेटिंग V2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 25। तो V2 इज इक्वल टू 25 वोल्ट। V2 इज इक्वल टू 25 वोल्ट। ठीक। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन ऑटो ट्रांसफॉर्मर? ऑटो ट्रांसफॉर्मर में क्या प्रेजेंट नहीं होता? नॉट प्रेजेंट इन ऑटो ट्रांसफॉर्मर, तो कंडक्टिव आइसोलेशन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रेजेंट नहीं होती, लो वोल्टेज रेगुलेशन प्रेजेंट नहीं होता, हाई वोल्टेज रेगुलेशन होता है। इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन सही है, इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन सही आ रहे हैं। ठीक, तो देख लीजिएगा अपने हिसाब से, ये क्वेश्चन गलत है। एक 200 kVA का ट्रांसफार्मर है जिसका आयरन लॉस है 1 किलोवाट, फुल लोड कॉपर लॉस है 2 किलोवाट। तो लोड केवीए करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एफिशिएंसी कितना होगा? तो देखिए, केवीए एट मैक्सिमम एफिशिएंसी रेटेड केवीए आयरन लॉस अपॉन कॉपर लॉस एट फुल लोड। तो रेटेड केवीए हमारा कितना है? 200, आयरन लॉस है 1, कॉपर लॉस है 2।
तो 200 डिवाइडेड बाई √2 हमें मिल जाएगा 141.4 kVA, 141.4 kVA. Option B is the right answer. The efficiency of an ordinary transformer is dash maximum when, या is maximum dash हटा दीजिएगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है. तो जो ऑर्डिनरी ट्रांसफॉर्मर है उसका एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होता है? तो मैक्सिमम होता है जब वो कॉपर लॉस और आयरन लॉस के बराबर हो जाए, कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर हो जाए. तो एक और चीज याद रखिएगा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है वो कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि हमें जो एफिशिएंसी है वो 50% ऑफ लोड पे ही मिल जाए. लेकिन जो पावर ट्रांसफार्मर है उसे कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है वो हमें मिले जब वो फुल लोड पे ऑपरेट कर रहा हो, जब वो फुल लोड पे ऑपरेट कर रहा हो. तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा. आगे देखते हैं. अ ट्रांसफार्मर step up or down DC voltages and current. AC voltages and current is the right answer. AC को DC में कौन चेंज करता है? रेक्टिफायर. DC को AC में कौन चेंज करता है? इन्वर्टर. तो ये चीज याद रखिएगा. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि अभी इतने ही रहने दें. 30 क्वेश्चन का जो वीडियोस है वो बनाते हैं. तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा. सो थैंक यू वेरी मच.